उसका भी विधान ग्रंथों में बताया गया है कि गाय देसी हो, गाय स्वस्थ हो। महाविश्व को विषहीन कर देने की क्षमता रखता है ये पंचगव्य, वो देशी गाय ही का काम आएगा, फॉरेन की गाय का कोई काम नहीं आने वाला है। वर्तमान उपलब्धता के अनुसार गायों को भारत में 3 मुख्य श्रेणियों में बांटा जा सकता है: संपूर्ण देसी, विदेशी एवं संकरित। स्वाधीनता से पूर्व भारत में 40 से अधिक शुद्ध देसी नस्ल की बहुतायत थी। आजादी के बाद इनकी वृद्धि दर में काफी गिरावट आने लगी, परंतु 80 के दशक में विदेशी व संकरित गायों के जबरदस्त प्रशासनिक प्रचार के बाद देसी गायों की मात्रा भी तीव्र गति से घटने लगी। Now the number coming down of the indigenous breeds is a matter of panic and the rate of decrease is अब जो देसी गायों की संख्या में गिरावट आ रही है वह बहुत ही चिंता का विषय हो गया है, विशेषकर इस गिरावट की तीव्र गति। यह वर्ष 92 से लेकर 97 तक 5% थी। अगले 5 वर्षों में यह 10% हो गई। अगली गणना अब हो रही है जिसमें घटत दर की और बढ़ने की आशंका है, और यदि ऐसा हुआ तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा। की जगह संकरित गायों को दी जा रही है। विदेशों का अंधानुकरण करने वाली सरकार की तथा कथित लाभ प्रेरित नीतियां इसके लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार हैं। अधिकतर किसान व विशेषज्ञों के अनुसार यह कोई हितकारी या बुद्धिमानी वाला कदम नहीं रहा है। ये जो जर्सी और होल्स्टीन फ्रीजियन है, ये अपने देशों के लिए उपयुक्त हो सकती है, परंतु मेरे देश के लिए ये गाय, और फिर भी विदेशों से उनका वीर्य मंगाकर हम हमारे इन शुद्ध गायों को दूषित कर रहे हैं। क्यों? हम प्रकृति के विरुद्ध क्यों जाएं? it was our own breeds that were doing हमारी अपनी ही प्रजातियां बहुत अच्छा कार्य कर रही थी। संकरण कुछ सीमा तक सही हो सकता था, परंतु उस तरह से नहीं जिस तरह से वह किया गया है। Indigenous breed can survive in the देसी गाय अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितियों में न्यूनतम जल व अनाज के साथ भी जीवित रह सकती है। when the feed is not जब अनाज नहीं रहता है तब संकरित गाय उत्पादन नहीं कर सकती है एवं उनका स्वास्थ्य बद से बदतर हो जाता है, उनकी कार्य शक्ति क्षीण हो जाती है। भारत की शुद्ध नस्ल का गोवंश अपनी चमड़ी, देह गठन व अन्य कारणों की वजह से यहां की ऋतुओं की भिन्नता, अत्यधिक गर्मी व नमी को झेलने में आदर्श रूप से सक्षम है। फलस्वरूप उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमताओं, रोग निवृत्ति प्रणाली संकरित गायों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली है। सहन करने की क्षमता है, रोग प्रतिकार शक्ति जिसमें चाहिए वो देशी गाय में। जबकि विदेशी गायों के साथ ये विपरीत है, क्योंकि वो केवल ठंडे वातावरण के लिए उपयुक्त है। उन गायों को यहाँ लाने के बाद में इतनी गर्मी सहन नहीं कर पाती, इसलिए 42 डिग्री के अंदर वो गायें जीभ निकाल कर हाँफने लग जाती। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ की शुद्ध नस्लों की पीठ पर एक कुकुन या थुम्ब होता है। शास्त्रों के अनुसार इसमें एक सूक्ष्म सूर्य केतु नाड़ी होती है। गाय अपने सींगों से सूर्य की किरणों को ग्रहण करती है, जिसके कुछ सामान्य तत्वों को यह नाड़ी औषधि दृष्टिकोण से बहुमूल्य स्वर्ण एवं तांबे जैसे तत्वों में परिवर्तित कर देती है। गाय अपने मूत्र एवं दूध के द्वारा इन्हें हमें प्रदान करती है। इसके अलावा किसी भी जीव की शुद्ध नस्ल के सुरक्षित एवं बेहतर होने के प्राकृतिक कारण भी होते हैं। क्रॉस ब्रीडिंग या संकरण से जन्मे पशुओं के मूल अभिलक्षणों पर एक प्रश्न चिन्ह तो लग ही जाता है। यह एक बहुत आश्चर्य की बात है कि जब ब्राजील जैसे देशों में यहां की गीर एवं अंगोल जैसी नस्लों को ले जाकर उनका संवर्धन किया जा रहा था, उस वक्त हम यहां पर उन्हें नकार कर विदेशी नस्लों को बढ़ावा दे रहे थे। दुर्भाग्यवश ये काफी हद तक आज भी चल रहा है। ज्यादातर डेयरी फार्म जिन पर हमारे बड़े बड़े शहर अपनी दूध की आवश्यकताओं के लिए निर्भर होते हैं, वो भी अधिक दूध उत्पादन के लिए संकरित गायों को ही बढ़ावा देते हैं। उत्पादन की मात्रा की दृष्टि से संकरित गाय देसी गायों से भले ही आगे हों, पर गुणवत्ता के मापदंड पर देसी नस्ल कहीं उत्कृष्ट है। हमारे औषधि के लिए वो कोई काम की नहीं है। आज डायबिटीज बढ़ने का सबसे बड़ा कारण जर्सी का दूध है। जर्सी काऊ देसी गायों की तुलना में जर्सी गायों की गुणवत्ता काफी कम पाई गई है। मैंने इस विषय पर काफी गहरे अनुसंधान किए हैं और तुलना की है संकरित गाय, विदेशी गाय, भैंस,
बकरी और देशी गाय के मूत्र में। और मैंने अपनी खोजों में पाया कि देशी गाय का मूत्र बाकी सबों की तुलना में कहीं अधिक श्रेष्ठ है, जो कि शरीर की रोगों से लड़ने की शक्ति को बढ़ाता है। बावजूद इसके वर्तमान मानसिकता व सरकारी नीतियों की वजह से देश के अधिकतर बड़े शहरों में शुद्ध नस्ल की गायों का दूध पर्याप्त मात्रा में मिलना असंभव है। काठियावाड़ी 3-4 लीटर और 3 महीना दूध देती है। वो अपने को बंबई में रख के वो नहीं पोसाएंगे। ये विषय कई गौसेवी संस्थाओं, वैज्ञानिकों व डॉक्टरों के लिए अत्यंत चिंताजनक हो रहा है और जन जागरण व समाधान के लिए विभिन्न स्तर पर कई जगह सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है। जैसे ये 10 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय विश्व गौ सम्मेलन जो उडुपी के निकट शिमोगा में स्वामी श्री श्री राघवेश्वर भारती के सानिध्य में आयोजित किया गया था। इसमें 15 लाख लोगों ने भाग लिया, जो सभी देसी नस्लों को सुरक्षित रखने के लिए एक मत थे। The cow is the one which conserves the matter. गाय वह प्राणी है जो पदार्थों का संरक्षण करती है। वह जो भी घास या भोजन लेती है, उसके कण कण को शक्तिप्रद उत्पादों में परिवर्तित कर देती है। गायों का खानपान भी उसके गव्यों के सामर्थ्य को प्रभावित करता है। यद्यपि गाय अपने खानपान में आए विष को भी अपनी चर्बी में सोख लेती है और अपने मूत्र व दूध में नहीं आने देती है, पर उसके गव्यों से अधिक प्रभावशाली परिणाम पाने के लिए कुछ बातें आवश्यक हैं। उसको हम लोग शतावरी और अश्वगंधा खिलाते हैं गाय को, ताकि उसके शरीर में शक्ति बने और उसका गोमूत्र जो आए हमारे पास में, गोबर आए, तो वो अच्छा पावरफुल आए। कैंसर जैसे, एड्स, HIV जैसे बीमारी में अगर हमें फाइट करना हो, कुदरती चारा जो उसको मिल जाता, घास चारा जो मिलता है, वही खाना उससे जरूरी है। कैटल फील्ड जो खाती है गाय, उसका गौमूत्र लेने से फायदा होगा नहीं। First few minutes of milking, the fat content is very less. दूने के प्रारंभिक कुछ क्षणों में वसा या फैट की मात्रा कम होती है और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। परंतु जैसे जैसे हम अधिक दूध दूहते हैं, यह मात्रा बढ़ती जाती है। मानो कि जैसे जैसे हमारा लालच बढ़ता है, वैसे वैसे प्रकृति भी दूध को विषाला बनाती जाती है। हो, गाय स्वस्थ हो। फिर जो जंगल में चरने जाने वाली गाय हो, इसका मतलब फिजिकल एक्सरसाइज जो गाय का है, उसको भी बहुत महत्व दिया गया है। In the Ayurvedic text we look at cows moving freely. They are not controlled by humans. भारतवर्ष में पशुओं और मनुष्यों का संबंध व्यवसाय से ज्यादा प्रेम व सम्मान का रहा है। लेन देन उसका अंश हो सकता था, परंतु आधार नहीं। गोवंश को व्यावसायिक उत्पादकता से परे घर के सदस्य जैसा रखा जाता था। एक खुशहाल प्राणी निश्चित रूप से बेहतर एवं अधिक वस्तुओं का उत्पादन कर सकता है। शास्त्रों के अनुसार यदि आप गायों को सुखी रखेंगे तो वो आपको दुगना दूध देंगी। हम जीवन का आनंद लेते हैं, वे भी हमारे साथ साथ जीवन का आनंद लेती हैं और इससे दूध में एक विशेष गुण उत्पन्न होता है जिसे आधुनिक चिकित्सा विज्ञान शायद नहीं समझ पाए। आज हम देखते हैं कि जिस तरह से गायों को ठूस ठूस कर बांध कर रखा जाता है, वास्तव में वह उसके उत्पादों में भी एक तामसिक गुण भर देता है, क्योंकि मानसिक स्थिति का प्रभाव आयुर्वेद में मान्य है। यदि गाय सुखी नहीं है तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव उनके दूध पर पड़ेगा ही। किसी भी प्रकार का भय या दुर्व्यवहार, जो कि भाव विहीन व्यावसायीकरण का एक अभिन्न अंश होता है, पशुओं की उत्पादन क्षमता व गुणवत्ता पर एक विपरीत प्रभाव अवश्य डालता है। तुम्हारा दिमाग यदि भयभीत हो तो तुम सही तरह से काम नहीं कर पाओगे। तो क्योंकि उन गायों को सुखों से वंचित रखा जा रहा है, इसलिए उनका दूध उत्पादन भी कम है। So the way cows are treated today is extremely stressful for the cow. बछड़े पैदा होने के उपरांत
वात्सल्य भाव की अधिकता के कारण बछड़े के स्पर्श से ही गाय के स्तनों में दूध उतर आता है। Milk is for Ayurveda symbol of love. It has got आयुर्वेद में दूध प्रेम का प्रतीक है और स्नेह गुण से पूर्ण है। कोई माँ जब अपने छोटे शिशु को दूध पिलाती है तो वह मात्र एक पदार्थ का आदान प्रदान नहीं रह जाता, बल्कि जैसा कि अब स्थापित हो चुका है, वह बच्चे के प्रति माँ द्वारा प्रदर्शित प्रेममय भाव को भी व्यक्त करता है। यही परस्पर प्रेम माँ को और अधिक दूध देने का सामर्थ्य देता है।